हम जो है ना ये अ, कल तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो यहाँ तक जो है ना ये जो ये हमने थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये शामिल। तो ये थर्ड चैप्टर है रीजनिंग। हमने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा जो है वो इस किया था कि रीजनिंग जो है वो क्या होती है। तो आज इसको थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। रीजनिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक कह लें कि कंसेप्ट है, इसलिए कि बहुत सारे जो हमारे सिस्टम है, जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम है, इसके बारे में हम एक अगले चैप्टर में जाके डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ये एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, ये बेसिकली ये रीजनिंग पे डिपेंड करते हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फीचर है कि हम रीजनिंग जो कर सकते हैं। तो इसको जरा देखते हैं डिटेल से। पहले तो ये कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज टू ड्रॉ न्यू कंक्लूजन अबाउट द। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपके पास कोई नॉलेज है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। उस नॉलेज से आप क्या करते हैं कि आप कोई नए कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनिंग। तो अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ जो है वो फर्दर क्लेरिफाई हो जाएगी। तो इसके जो है वो तीन टाइप्स हैं, इंडक्शन और डिडक्शन। ये तीन जो है वो बेसिक टाइप की अभी कह लेंगे। और मोस्टली जो भी हम काम करते हैं तो हम एक तरह से कह लें कि हमें उस चीज़ के बारे में हम रियलाइज नहीं करते, बड़े कैजुअल रहते हैं। लेकिन हम इनफेक्ट क्या होता है कि इनमें से किसी एक टाइप की रीजनिंग जो है वो जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप फिर इस चीज़ से जो है आपको जो है idea हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो इसमें होगा कि इम्पोर्टेंट एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नॉलेज की जब बात हम करते हैं तो हमने एक लॉजिक डिस्कस की थी लास्ट चैप्टर में। लॉजिक पे हमने एक कहा था कि वो ये अज्यूम करती है कि जो तो अगर कोई नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो है ही नहीं, अगर कोई चीज़ आपने जो है वो नहीं बताई। तो ये थोड़ी सी ये होता है कि ये इसमें मसला उस वक्त होता है कि मोस्टली जो रियल लाइफ का सिचुएशन है उसमें हमारे पास कंप्लीट नॉलेज हमारे पास नहीं होता। बल्कि वो जो नॉलेज होता है वो आप कह लें कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वो अनरिलायबल होता है या फिर क्या होता है कि इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का होता है कि कुछ चीज़ें उसके बारे में जो है वो मिस होती है। उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। फर्ज करें कि आप जो है ना वो जा रहे हैं और एक मतलब गली में आप जा रहे हैं, तो आप सिर्फ जो है वो अपने सामने देख सकते हैं, जो पीछे आपके हो रहा है वो आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो है किसी भी वक्त में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास जो है वो एनवायरनमेंट की या जो नॉलेज है एनवायरनमेंट के मतलब वो आपके पास कंप्लीट है। हमेशा जो नॉलेज होगा वो क्या होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। इसलिए जो है वो इस तरह की अप्रोच है जिसमें कि ये अज्यूम किया जाए कि नॉलेज जो है वो कंप्लीट है, वो रियल लाइफ जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। उसकी बजाय हमें ऐसी टेक्निक्स जो है वो ज़्यादा हमें सूट करती हैं कि जो कि ये अज्यूम करें कि नॉलेज अनरिलायबल भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो इन दोनों कैसे करेंगे तो ये इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि we also look how we can use the previous previous experience to reason about the current। ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इंटेलिजेंस के हवाले से कि उसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करते हैं। जो अगर पहले किया हुआ है, जो पहले चीज़ें जो हुई हुई हैं, आप उसी को यूज करके जो है वो आपको आपके पास करंट प्रॉब्लम है तो आप उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये एक्चुअली लर्निंग के हवाले से भी ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो है वो इस तरह से है कि हम क्या करते हैं कि लर्निंग हमारी ये होती है कि हम नई सिचुएशन जो है वो उनको इनकाउंटर करते हैं। और जब वो नई सिचुएशन आती है तो हम ये देखते हैं कि क्या इससे पहले हमने कोई इसी तरह की सिचुएशन हमने फेस की है।
तो अगर हमने फेस किया तो फिर हम उसके बाद उसको जो है यूज करके उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, खैर इतनी बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन आप फर्ज करें कि आप किसी फॉरेन आप जाते हैं कहीं पे, और वहाँ पे जाते हैं या किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ ये सुपर स्टोर्स हैं, तो हम वहाँ पे आप जाते हैं। तो इनका सिस्टम और जो पाकिस्तान में जो सुपर स्टोर्स हैं और बाहर के जो सुपर स्टोर्स हैं, इनमें इनकी वर्किंग में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है वर्किंग में। उसी तरह से होगा कि आपने पहले ट्रॉली लेनी है पार्किंग से या कहीं से, आपने ट्रॉली लेनी है, फिर उसके अंदर आपने ट्रॉली में अंदर जो चीज़ आप परचेज करें उसमें वो बिल करके फिर आपने अपने वापस आ जाए। तो अगर आपका कभी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में सुपरमार्केट में शॉपिंग करने का, तो आप कहीं पे भी जो है इस एक्सपीरियंस को यूज करके शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल से, एक बिल्कुल सिंपल से एक एग्जांपल है। अच्छा, रीजनिंग क्या है जी? अम, अ, हम आमतौर पे हम इसको कैसे जानते हैं कि शायद आप लोग जब जरा छोटे हों या पहेलियां जिसे हम कह देते हैं उनको यूज करते हैं। ये थ्रिलर्स, कुछ स्टोरीज है थ्रिलर टाइप्स की होती हैं जिसमें कि थ्रिलिंग और उसमें इनकम्प्लीट स्टोरी देते हैं। ये उर्दू में भी, उर्दू फिक्शन में भी ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं। मुझे एग्जैक्टली इस तरह से नहीं याद है, लेकिन बाद बच्चों के जो मैगजीन्स वगैरह हैं उसके अंदर इस तरह के जो इसको सॉल्व करें। तो वो क्या हम ये कहते हैं कि ये जो है ये जो है वो अ, ये रीजनिंग है। रीजनिंग इज समथिंग दैट वी डू एवरी डे फॉर आवर लाइफ। तो ये सिर्फ हम इसमें पजल्स वगैरह को सॉल्व करने में हम यूज नहीं करते, हम इसको हर वक्त यूज करते हैं। और डिफरेंट जो है वो हम ये रीजनिंग को जो है वो यूज कर रहे थे। तो ये एक तरह से कह लें कि ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। Reasoning the process by which we use the knowledge we have to draw a conclusion or something about a domain of interest। ठीक है, तो दो चीजें इसके अंदर अगेन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हमारे पास और ये जो नॉलेज का इसका नॉर्मली जो इसका सोर्स है वो हमने उस तरह का काम जो है वो पहले किया होता है या सुना होता है, किसी ने हमें बताया होता है कि ऐसे होता है, तो हम वो हमारे नॉलेज नॉलेज हमारे होता है। तो उसके बारे में फिर क्या करते हैं कि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई नया कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई नॉलेज जो है वो इन्फर कर सकते हैं। तो ये काम जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं लेट्स से कि आपको मैं एक और एग्जांपल दूँ, तो अभी आपको पता है कि ये लाहौर में भी ये इस तरह से मेट्रो ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई है। तो जिस वक्त मैं चाइना में मैं स्टे कर पीएचडी के लिए वहाँ पे था मैं, तो हम वहाँ पे भी मेट्रो यूज करते थे। तो इनफैक्ट ये है कि क्योंकि वो ये भी मेट्रो जो है लाहौर वाली भी ये भी चाइनीज ने बनाई है, तो इसलिए जो है इसका सिस्टम बहुत मिलता जुलता है। तो अगर लेट्स से कि अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे इतना इशू जो है वो नहीं होगा। तो ये कई दफ़ा इस तरह से हुआ है कि एक दो बंदों को मैंने बताया कि किस तरह से जो है ना वो अपने, बल्कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी पता है कि कैसे करते हैं। कि सबसे पहले जो है ना वो अपने टिकट परचेज करने हैं। टिकट ऐसे परचेज करना है कि मशीन्स लगी हुई हैं। तो जब आप इंटर होते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर, तो वहाँ पे दो तरीके होते हैं। आप मशीन के लिए परचेज कर सकते हैं, या पे वहाँ पे वेंडर्स भी बैठे होते हैं जो ह्यूमन है, उनसे भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मशीन यूज़ करते हैं। मशीन में आप उसके अंदर पैसे डालें तो वो साथ अपनी डेस्टिनेशन बताएंगे। तो यहाँ पे तो किराया फिक्स है, तो इसलिए जो है वो कोई नहीं है। लेकिन चाइना में ये था कि वहाँ पे डिस्टेंस फेयर था, तो इस वजह से आपको अपना डेस्टिनेशन भी बतानी पड़ती थी। तो वो आपको फेयर कैलकुलेट करके, तो जितने पैसे आपने दिए उसमें फेयर डिडक्ट करके, तो एक टोकन जो है वो आपको मिल जाता था। एक गोल्ड टोकन होता था, वो टोकन आपको मिल जाता है। उस टोकन के जरिए जो है वो फिर आप क्या करते हैं कि इसको आप यूज़ करते हैं स्टेशन में एंट्रेंस के लिए। और वहाँ पे जो है वो मशीन्स लगी हुई है जो कि जहाँ पे आप स्कैन करते हैं इसको,
तो वो मोस्टली जो दरवाजा है वो खुल जाता है, थकावट होती है वो खत्म हो जाती है, फिर आप उसके अंदर जो है वो अंदर हो सकते हैं स्टेशन के अंदर। और इसी तरह जब आपने वापस होना है तो फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये स्टोरी हमने कई लोगों को सुनाई, तो उन्होंने फिर जाके वहाँ पे इसी तरह से उन्होंने किया, तो उन्होंने जाके कि बिल्कुल जैसे आपने बताया था वैसे ही। तो ये एक सिंपल से आपको बता रहे हैं कि दिस इज इस तरह से आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, फिर उस नॉलेज को अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है वो हम उसको यूज करते हैं। इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि इसके बगैर जो है वो हम तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रीजनिंग जो है वो कर सकते हैं, यानी कि जो उनके पास करंट नॉलेज है उससे वो नया नॉलेज जो है इन्फर कर सकते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेटाबेस सिस्टम एंड नॉलेज बेस सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम, और यही जो चीज़ है वो क्या होती है कि हमारे जो स्टैंडर्ड डेटाबेस सिस्टम है उनमें और जो नॉलेज बेस सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम में डिफरेंस होता है कि डाटा दोनों के पास होता है, दोनों के पास जो है वो डाटा होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट सिस्टम है या नॉलेज बेस्ड सिस्टम है उनके पास एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो डेटाबेस सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड आमतौर पे आप जो करते हैं उनके पास सिर्फ डाटा है, वो रीजनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम है, तो इनके पास डाटा भी है और ये रीजनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये दोनों काम जो है ये कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो फिर हम कह सकते हैं कि हम अ, अ, ये उनके में जो है डिफरेंस है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम है ये इंटेलिजेंट होते हैं, और जो हमारे आम जो डेटाबेस सिस्टम है ये इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। तो उनके अंदर एक रीजनिंग मैकेनिज्म जो है वो होता है। तो ये अब इसकी डिफरेंट जो उसकी टाइप थी हमने जैसे देखी थी कि इंडक्शन होती है, फ्रैक्शन होती है और डिडक्शन होती है। तो इसको जो है वो हम देखते हैं कि ये क्या है और इनके अंदर जो है वो क्या है। सबसे पहले जो है वो क्या है कि इंडक्शन रीजनिंग की जो है वो हम बात जो करते हैं। तो इसमें ये कि वो टू एक्सपेक्ट व्हेन यू गो ऑन ट्रेन जर्नी। अच्छा, ट्रेन जर्नी में जाहिर सी बात है क्या होगा कि आपको पता है कि आपने कहीं जाना है, तो आप जो है सबसे पहले आपकी देखने की जो ट्रेन जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वो कितने बजे जा रही है, फिर आपने ट्रेन स्टेशन पे जाना है, वो आपने टिकट परचेज करनी है, और फिर आपने उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ पे ट्रेन आ रही है। और फिर आपने जब ट्रेन आ गई है तो आपने याद रखना है कि जो ट्रेन नंबर है वो क्या है, कि ये ना हो कि आप कल ट्रेन पे बैठ गए, ट्रेन पे ट्रेन नंबर देखें और ट्रेन उस ट्रेन में जो है आपको पता होगा ये जो आप टिकट परचेज करेंगे उसको तो लिखा होगा कि ट्रेन पर क्या है। अच्छा, फिर वो आप उसमें बैठे और टिकट के ऊपर इसके अलावा ये भी लिखा होगा कि आपका सीट नंबर क्या है, और सीट नंबर और इसके अलावा जो है उसमें जो है कोच नंबर भी लिखा होता है कि कोच नंबर क्या है। तो ये तीनों चीजें जो है वो हम देख रही हैं। ट्रेन का भी एक नंबर होता है, और पाकिस्तान में भी इस तरह से इसमें ट्रेन के नाम भी है और उसके अलावा जो है उनकी जो है उनके नंबर उनको भी जो है होते हैं। जैसे एक जो एक जाफर एक्सप्रेस चलती है वो पेशावर से कोटा जाती है, और उसके नंबर जो है वो 39 डाउन और 40 अप, इस तरह से उसके नंबर होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के नंबर रहते हैं। डाउन डाउन का मतलब होता है कि वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और अप का मतलब है कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है जा रही है, ऊंचाई की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारा नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ ऊंचाई पे समुद्र से, तो इस वजह से जो हम ये अप और डाउन की यूज करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के जो यूज होते हैं। चाइना में इस तरह से कि वहाँ पे ट्रेन के नंबर जो है वो जरा डिफरेंट होते हैं। उधर जो है वो डिफरेंट, हर ट्रेन के आगे जो है वो कोई ना कोई लगता है जैसे सी है, डी है, के है, इस तरह से ट्रेन के नंबर होते हैं। तो ये ट्रेन सी ट्रेन होती है ये हाई स्पीड ट्रेन है, डी ट्रेन जो है इससे इससे एक स्टेप नीचे है, और के ट्रेन जो है ये स्लो ट्रेन है। तो इस तरह से अगर आपने जाना है तो आपको आपने पता चल रही थी ये आपको ये ट्रेन के नंबर से जो है वो पता चल जाएगा कि ये ट्रेन जो है ये कौन सी हाई स्पीड है, स्लो ट्रेन है, या ये जो मीडियम वाली है ये ट्रेन। ठीक है।
तो अब ये है कि इसको हम क्या कहते हैं, जो इसमें जनरलाइजेशन है वो क्या है कि जो हर केस में अप्लाई हो सकती है वो ये है कि ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन का कोई ना कोई नंबर होगा, उसका नाम ही नंबर लिखा होगा, इसके अलावा उसका सीट नंबर और कोच नंबर लिखा होगा कि आपने जो है ना किस कोच में किस सीट पर जाके बैठा है। तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन लर्निंग, जनरलाइजेशन फ्रॉम केसेस सीन टू इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। तो इसमें आप क्या करते हैं कि अपना एक आपने कहीं पे भी टेंथ कवर किया हुआ है, तो आप उस नॉलेज को यूज करते हुए जो है वो आप क्या करते हैं कि आप अभी आपने नया जो सिनेरियो है उसमें उसके मुताबिक जो है वो देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने यहाँ पे ट्रेन का सफर किया हुआ है, तो अगर आप चाइना में रहते सफर करते हैं तो वो मोस्टली चीज़ें उसी तरह से ही होंगी जो कि होती है हर जगह की इसी तरह से जो होती है कि आपको सबसे पहले ये देखने की जाना कहाँ पे, टिकट परचेज करें, ट्रेन का नंबर नोट करें, उसका टाइम नोट करें कि किस टाइम पे जो उसमें जाना है, और टिकट के ऊपर जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए किस प्लेटफॉर्म पर टिकट ट्रेन आ रही है, उसका नंबर क्या है। फिर जब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन आ जाए, फिर आपने जो है वो अपनी सीट कोच नंबर देखनी सबसे पहले कि कोच नंबर कौन सी है, और फिर आपने सीट नंबर देखनी, तो आपने फिर उस जाके उसको जो आपने वहाँ पे जाके सफर जब आपका जब फ्रेंड हो जाए तो फिर आपने किस तरह कर आपके सामने। अच्छा, तो इसी तरह से ये है कि हम ये कहते हैं कि जी इंडक्शन, तो हमने इसमें इसमें सर आपकी आवाज बड़ी इंटरप्ट आ रही है, रुक रुक के आ रही है। ये बेटा क्या हुआ। सर आपकी आवाज काफी रुक रही है। अच्छा, कट कट तो के आ रही है। तो नेट की वजह से आपको पता ही है, नेट की वजह से इशू हो गई वो आप लोगों ने भी वो कई चीजें फिर खोली होती हैं, तो यहाँ तो उनको बंद करें, तो वो फिर जो है ना फिर आपकी नेट की स्पीड ठीक हो जाएगी। मेरी तरफ नहीं से सर, कोई इशू आपके नहीं है, इंटरनेट में प्रॉब्लम है। सर मैं सिर्फ इसके अलावा आपकी कुछ आ भी रही नहीं है, ना। बाकी सबकी सही आ रही है आवाज। बेटा हो सकता है इंटरनेट में मसला हो सकता है, मैंने कब क्या कि नहीं हो सकता, इंटरनेट में कोई इशू होगा। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई नहीं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं इसको इसकी अपलोड भी कर दूंगा, अगर कुछ चीज मिस हो गए तो फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग में जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा, तो क्रोज आर ब्लैक, इसका ये है कि हमने जितने भी आज का जितने भी क्रोज देखे हैं वो सारे हमने ब्लैक देखे हैं, हमने कभी भी कोई जो है वो वाइट क्रो जो है वो नहीं देखा। तो अब ये जनरलाइजेशन हमने कर लिया कि जितने भी क्रोज है वो सारे के सारे ब्लैक होते हैं। तो अब इसको हम कैसे रिफ्यूट कर सकते हैं, इसको कैसे कह सकते हैं कि गलत है। उसका एक तरीका ये है कि आपको ऐसा एविडेंस नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि उसने सफेद कलर का कौवा भी जो है वो देखा है। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ जी मैंने देखा है, वो प्रूफ दे दे, तो फिर ये जो जनरेशन हो। लेकिन जब तक ये प्रूफ, अब इसका इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जितने भी कौवे सबको एक एक आप इकट्ठा करें और उनको चेक करते दें, क्या देखें ये भी काला कौवा है, ये भी काला कौवा है, तो आप लाखों में करोड़ों में कौवे जो है वो देखें, फिर आप नहीं देखिए सारे काले। इसकी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है कि ऑब्जर्व करते हैं कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसमें भी कौवा जो है व्हाइट कलर का, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी ये ऐसा नहीं होता, जो क्रोज है वो ब्लैक हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये एविडेंस नहीं मिलता है उस वक्त तक ये जनरलाइजेशन जो होल्ड करेगी कि क्रोज और ब्लैक। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये अगली सर्कुलर हमने करनी है, ये डिफरेंट चीज है, ये भी आपको बताइए इस तरह से भी होता है। प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू फ्रेंड इज नॉट विद यू। अच्छा, अब हुआ इस तरह से है कि फर्ज करें कि आपको दोस्त है उसने आपको बुलाया है और आपको 10 मिनट लेट हो गई, उसने आपको कहीं मिनट का डिनर पे आना, अब उसने जो है ना वो अब लेट हो गया 10 मिनट जो से, और वो आपसे थोड़ा नाराज हो गया। अब उसने जब आप उसके बाद गए हैं तो आपने फील किया कि ये सही तरह से सलाम को जवाब नहीं दे रहा, ये सही तरह से जो है वो बात नहीं कर रहा। अब आप कहते हैं कि रीजन क्या हो सकती है, अब अपने ब्रेन में आप सोच रहे हैं कि इसकी रीजन क्या है। पहली रीजन ये हो सकती है कि जी वो आप लेट हुए, जाहिर सी बात है कि ये एक ऑब्वियस बात है कि आप लेट हुए, लेट होने की वजह से क्या हुआ है कि वो जो है ना वो नाराज है इस वजह से। लेकिन कोई और रीजन भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई और रीजन हो सकती है
फर्ज करें कि ये हो सकता है कि उसको मतलब कोई किसी और ने उसको कोई वैसे बात कर दी हो जिसकी वजह से नाराज, आपकी वजह से नाराज ना हो बल्कि किसी और की वजह से नाराज हो। यानी कि इसकी आप कह सकते हैं कि दो तीन डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। तो अब आप सोचते रहेंगे कि इसकी जो है ना वो क्या रीजन है, और आपको जो फर्स्ट आपके दिन में आएगा तो ये हो सकता है कि वो मेरी वजह से नाराज है क्योंकि मैं लेट हो गया। मैंने उसको जो उसको प्रॉमिस किया था उसके उसके उस टाइम पे नहीं आया बल्कि थोड़ा लेट आया, तो इस वजह से जो है वो मुझसे नाराज है। तो इसको हम कहते हैं एफ्लेक्शन रीजनिंग कहते हैं। एफ्लेक्शन रीजनिंग में क्या होता है कि इट्स द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग बैक फ्रॉम समथिंग टू द स्टेट और इवन दैट कॉजेस। ठीक है। अब ये जो आप लेट आए हैं ना, ये तो आप हो गए लेट, मतलब आप लेट हो चुके हो गए हैं, ये वो हो चुका हुआ है। जब आप पहुंचे हैं, जब आप दोस्त के पास पहुंचे हैं, फिर आपको पता चला कि वो नाराज है, पहले नहीं आपको पता चला। तो अब आपने सोचना है, अपने अब आपने सोचना शुरू करना है कि मैंने क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से वो नाराज हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि वो आपके लेट आने की वजह से नाराज हो सकता है कि कोई पहले कोई बात हुई हो, कोई पहले कोई इवेंट हुआ हो या पहले उसकी वजह से नाराज हो, या हो सकता है कि कोई और रीजन भी हो सकती है। अब ये सारे इवेंट्स जो है ये अब नहीं हुए, ये पहले हो गए। अब आपने क्या किया कि आपने करंट इवेंट से, करंट जो है वो वहां से आपने स्टार्ट किया, अब आप बैक जा रहे हैं, तो बैक आप सोचते जा रहे हैं कि क्या ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से मेरा दोस्त जो है वो मुझसे नाराज हुआ। तो इसको इसको हम कहते हैं इंडक्शन लर्निंग, जिसमें कि आप बैक जाते हैं और उस इवेंट से, उस स्टेट से जो कि आप करंटली आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसका रीजन जानने के लिए कि इस करंट स्टेट में आप क्यों हैं, आप बैक जाते हैं और वहां पे जाके फिर वो अपनी रीजनिंग परफॉर्म करते हैं कि क्या रीजन जो है वो हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन लर्निंग कहते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि जो है वो रिजल्ट क्या है। ये नॉलेज इनकम्प्लीट है, मतलब आपने अपने दोस्त से पूछा नहीं है कि क्या रीजन है। हो सकता है कि आप जब उससे पूछे तो बिल्कुल different। तो इस सिचुएशन में यह है कि नॉलेज है वो आपके पास इनकम्प्लीट है, आपको ये पता ही नहीं है कि जो आपका दोस्त है वो किस वजह से आपसे जो है वो नाराज है। और इसके अलावा इसमें ये होगा कि अगर आपको पता चल ले, एविडेंस मिल ले कि अगर आप फर्स्ट तरह के अपने दोस्त से पूछ लेते हैं क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है, हो सकता है वो आपको ये बता रहे कि जी वो मैं घर से निकला था तो मेरी वो गाड़ी का बाइक में पेट्रोल नहीं था, मेरा भाई उसको बाइक लेकर गया था, तो जब बाइक में पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल डलवाना पड़ा। तो इस तरह से कोई रीजन हो सकती है। और हो सकता है कि जो आपने जो कंक्लूजन जो आपने ड्रा किया है उससे टोटली वो जो रीजन है वो डिफरेंट हो। तो इसलिए जो है कि इसका बेस्ट गेस उस वक्त पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस जो है वो आपके पास मौजूद होगी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये तीसरी है, तीसरा सिनेरियो है। ये हम तीन सिनेरियो जो है वो देख चुके हैं। तो इसमें हम देख लेंगे तीनों में हम क्या कर रहे हैं कि हम तीन डिफरेंट दो डिफरेंट किस्म की जो है वो हम जो है वो रीजनिंग का प्रोसेस जो है वो देख चुके हैं। अब हम तीसरा देख रहे हैं। इसमें क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ योर कार हैज अ फ्लैट बैटरी। कि अब आपकी कार की जो बैटरी है वो बिल्कुल ही डेड हो गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि कार की बैटरी जो है वो डेड है। तो उसमें एक चीज तो ये है कि जब आप उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट नहीं होगी, फिर आप क्या करते हैं कि आप उसकी हेडलाइट जो है वो चेक करें कि उसकी हेडलाइट जो है वो चल रही है, या आप हॉर्न लेके जो है वो उसका जो हॉर्न है उसका वो देखे, उसको चेक करें, उसको बजा के देखिए जो हॉर्न बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो इन इन दो चीज़ों से आपको जो है पता चलेगा कि मसला क्या है। अगर फर्स्ट करेंगे हेडलाइट ऑन हो रही है और हॉर्न भी बज रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी का कोई इशू नहीं है, कोई और इशू जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर हेडलाइट ऑन नहीं हो रही, कोई लाइट नहीं जल रही और हॉर्न भी नहीं बज रहा, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बैटरी जो है वो डेड हो गई। तो इसको हम कहते हैं डिडक्शन रीजनिंग। और ये एक्चुअली क्या है कि इसमें आप क्या करते हैं, डिडक्शन रीजनिंग में आप क्या करते हैं कि आपके पास उसको डिड्यूस कर लेते हैं, और यही प्रोसेस जो है वो अपना स्टैंडर्ड लॉजिक में जो है वो यूज करते हैं। अब ये जिस तरह से
कि जी ए जो है ये एक वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी बैटरी फ्लैट। पी जो है वो क्या है कि जी लाइट स्मोक, ठीक है। तो अगर ये बी ट्रू होता है तो उसका मतलब है कि ए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इनको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस तरह से इम्प्लाइज के साथ हम कर सकते हैं कि जी बी इम्प्लाइज ए। अगर लाइट स्मोक नहीं है तो उसका मतलब है कि बैटरी जो है वो डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्स है, व्हाट इज एक्स, यहाँ पे ये एक्स जो है वो हमने वेरिएबल लिया है। ये एक्स यहाँ पे देखिए, दिस इज एक्स। और यहाँ पे क्या है कि अगर बैटरी डेड है तो मतलब यहाँ पे ए की बैटरी है, तो वो क्या होगा, ये एक्स यहाँ पे कार है, कोई भी कार है, वो आपकी कार हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है। तो ये एक्स को वेरीफाई कार से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्स की बैटरी डेड है। तो इसका मतलब है कि एक्स की जो लाइट्स हैं वो काम नहीं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपने एक सिंपल सी डिडक्शन जो है वो आपने ये यहाँ से आपने देख लिया कि क्योंकि बैटरी रेड है तो उस तरह से लाइट्स में वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें देखना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीजनिंग। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीजनिंग इस तरह से होता है कि असल चीज़ होती है हमारा गोल, दिस इज आवर गोल, ये हमारा गोल है। और अब हम यहाँ पे तक हमने क्या वो पहुंचे, तो यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, एक तरीके का ये हो सकता है कि हमारे कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, कोई स्टार्ट हो, स्टार्ट से हम फिर वो अपना डिटेक्शन जो भी रीजनिंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म करते रहते हैं, फिर हम गोल तक पहुँचते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपको गूगल ऑलरेडी मालूम है, अब आपने जो है वो बैकवर्ड जो है वो चल, इस तरह से आपने बैक जाना है, तो फिर आपने स्टार्ट पर जो है पूछने के यहाँ पे आपने स्टार्ट किया होगा। तो ये जो आप फॉरवर्ड में होता है कि आप स्टार्ट से जाते हैं गोल की तरफ, और बैकवर्ड रीजनिंग में होता है कि आप गोल से जाते हैं स्टार्ट की तरफ। यानी कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो आपको गोल अगर पता है और आप उस रीजन उसके फाइंड आउट करें कि यहाँ तक आप किस तरह से पहुंचे हैं, तो उसको आप कहेंगे जैसे कि बैकवर्ड रीजनिंग। लेकिन अगर आप स्टार्ट से शुरू करते हो फिर ही गोल स्टेट पे पहुंचते हैं, तो वो फिर हमारी क्या फॉरवर्ड रीजनिंग जो है वो। तो ये इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है कि जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो फॉरवर्ड रीजनिंग एक्चुअली, तो फॉरवर्ड रीजनिंग की हम बात कर रहे थे, बिगन्स विद नॉन फैक्ट्स एंड अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड द डिजायर्ड गोल। और जो है कि इसको हम इनके डिफरेंट इसके नाम है कि इसको फॉरवर्ड चेन भी कहते हैं, गोल ड्रिवन रीजनिंग भी कहते हैं, बॉटम बॉटम भी कहते हैं, ड्रिवन भी जो है वो कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि आपको एविडेंस मिलते जाते हैं और आप फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं, और फिर आप इवेंचुअली जो है वो आप एक किसी गोल तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो आपको पहले से भी पता होगा कि आपका गोल जो है वो क्या है, वो जो आपको एविडेंस मिलेंगे फिर उसी से आपको जो है इस चीज़ का जो है पता चलेगा कि क्या है। रीजनिंग है बिगिनर्स विद द गोल एंड सेटअप्स तो बैकवर्ड रीजनिंग में क्या होता है कि ये आपको गोल का पता होता है, फिर आप क्या करते हैं कि जी आप जो है ना वो फिर वहाँ से आप सब गोल्स जो है वो सेट करते हैं और उनको फिर सॉल्व करते हैं। तो अब उसमें ये होता है कि जो भी आपको उनमें से दो तो बेसिकली इस तरह से होता है कि ये आपकी स्टार्ट फर्स्ट करेंगे, ये आपकी स्टार्ट स्टेट है और ये आपकी गोल स्टेट है। ठीक, अब आपको गोल स्टेट पता है लेकिन स्टार्ट स्टेट के बारे में आपको जो है वो आइडिया नहीं है कि वो क्या है। और ये भी हो सकता है कि जो स्टार्ट स्टेट्स हैं ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब आप क्या करते हैं कि डिफरेंट सब गोल्स बनाते हैं, और ये पॉसिबल है कि इनमें से कोई जो है जो गोल जो इनमें से कोई जो सब गोल है या जो पाथ है वो किसी और स्टार्ट स्टेट की तरफ जो है वो जाना हो। तो अब आपने करना है कि जब आपने आपने एविडेंस ढूंढने हैं, और फिर आपने उस एविडेंस इस तरह से ढूंढने हैं कि वो आपको जो आपकी डिजायर्ड स्टार्ट स्टेट है वहाँ तक जो है वो पहुंचाने। तो इसको जो है वो हम कहते हैं दिस इज द बैकवर्ड
चेन। ये जो स्टार्ट सेट है ये वो नहीं है जो हमें चाहिए, हमें सिर्फ ये वाले चाहिए। तो हमें फिर वो इम्पल्स चाहिए जो कि इस स्टार्ट स्टेट से इस गोल स्टेट तक जो है वो चाहिए। तो हम उसको जो है वो हम कहते हैं। ठीक है। तो इसको जो है वो हम इसके जो डिफरेंट नेम है इसको हम कहते हैं गोल ड्रिवन रीजनिंग कहते हैं, टॉप डाउन कहते हैं, और हाइपोथेसिस ड्रिवन भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो गोल होता है जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता उस वक्त तक उसको हम हाइपोथेसिस जो है वो हम उसे कहते हैं। जब वो प्रूफ हो जाता है तो फिर हम उसे कह देते हैं कि दिस इज अ लॉ। अदरवाइज क्या होता है वो हाइपोथेसिस रहता है जब तक कि वो प्रूफ जो है वो नहीं होता। इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, फर्ज करें कि एक पर्सन एक जो है ना वो कोई कोई फैमिली है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें एक 100 साल पहले जो है वो एक पर्सन जो है और उसने कुछ प्रॉपर्टी जो है छोड़ दी। अब मसला ये है कि जो मतलब उनके उस आदमी के वारसों की तरफ जो है ना वो तलाश हो रही है कि जी उसके वारिस कौन है, ताकि जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उनको जो है वो की जा सके। अब ये आप कह सकते हैं कि ये जो मैन है, ये जो 100 ईयर्स पहले जो है ये इसकी डेथ हुई है, जिसकी जिसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है, ये आपकी कह सकते हैं कि ये आपकी स्टार्ट स्टेट है। तो एक और पर्सन है जो कि आज जिंदा है, और वो बंदा जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो इसका जो है वारिस है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास हम दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। एक अप्रोच हम ये यूज कर सकते हैं कि हम इस जो पर्सन है हम इस यहाँ से स्टार्ट करें, और उसके बाद जो है वो हम ये देखेंगे कि इसके कितने बच्चे थे। अ, इसके मतलब इसके बच्चों को देखें, क्योंकि 100 साल पहले की बात है। तो अब ये हो सकता है कि इसके बच्चे हों, फिर उसके बाद उनके बच्चे हों, फिर उसके बाद उनके बच्चे हों, और फिर जो है ये जो पर्सन है ये हो। तो अब हमें देखना है कि क्या ये चेन जो है ये लिंक कर रही है कि अब इस आदमी के जितने बच्चे थे, 2 या 3 बच्चे थे, फिर उनमें से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, उसके बच्चों को देखना है कि उसके कितने बच्चे थे, उनमें उन बच्चों में से फिर एक को सिलेक्ट करना है, और फिर हमने जो है ना फिर एक सिलेक्ट किया, और फाइनली जो है वो हम इस पर्सन तक जो है वो पहुंच देंगे। तो हम ये कहेंगे कि दिस पर्सन इज द इनहेरिटर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि ये वो बंदा है जो भी जिंदा है। तो इसको जो है वो हम जो प्रॉपर्टी जो इनहेरिट कर सकते हैं। बाकी हो सकता है कि इस वक्त उनके साथ कॉन्टेक्ट ना हो सकता है कि वो जिंदा भी ना हो। इस वजह से जो है हम ये हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी शेयरिंग की है कि हमने ये जो स्टार्ट स्टेट है वहां से हमने शुरू किया, और अब हम जो चलते चलते जो है वो इस पर्सन तक जो है वो पहुंचे। दूसरी इसकी अप्रोच ये हो सकती है कि हम ये करें कि हम इस पर्सन से स्टार्ट करें। ये जो पर्सन इस वक्त जिंदा है, ये क्लेम, इसका क्लेम क्या होगा, इसका क्लेम ये होगा कि जी मैं उसका जो है वो इनहेरिटर, मैं ये जो बंदा है ना, ये जो 100 ईयर्स पहले फोर्थ हुआ था, ये मेरा दादा, ये मेरा परदादा है, तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। अब हमने प्रूव करना है कि क्या वाकई इनका आपस में कोई लिंक है कि नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, अब हम उल्टे चलेंगे। पहले हम बात कर रहे थे कि इस आदमी के बच्चों की, फिर उसके बच्चों की, फिर उसके बच्चों की, और फिर उसके बच्चों की। अब हम इस पर्सन में जब शुरू कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जी इसके जो हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि इसके जो वालदेन थे, अब ये इसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, इसके पेरेंट्स का, इसके पेरेंट्स के पेरेंट्स, और फिर उसके पेरेंट्स, और वो फिर उसके पेरेंट्स। तो ये जो आदमी है ये इस तरह से लिंक कर रहे हैं कि हम इसके पेरेंट्स को देखेंगे कि इसके पेरेंट्स के पेरेंट्स का, ये जो पेरेंट्स है उसका इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है। अगर तो ताल्लुक निकल आता है तो इसका मतलब है कि हम ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पर्सन है ये जो है ये इसका कोई रिश्तेदार है, और ये उसका लीगल इनहेरिटर है, तो इसको जो है प्रॉपर्टी दी जा सकती है। अदरवाइज जो है उसको, अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो फिर हम इसको प्रॉपर्टी जो है वो हमसे नहीं देंगे। तो ये इस तरह से जो है हम इसको लेके चलें। ये है बैकवर्ड चेन, ये जो हमने किया है इसको इसको हम कहते हैं बैकवर्ड चेन कहते हैं। अगर हम इस आदमी से शुरू करें और करंट जहाँ तक आए, तो ये जो है ये हमारी हो जाएगी फॉरवर्ड चेन। इन दो अप्रोचेस में जो है वो ये डिफरेंस है।
ठीक है जी, देयर आर टू वेज फॉलोइंग थ्रू योर फैमिली ट्री फ्रॉम योरसेल्फ टू सी इफ ही अपीयर्स। ये भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी है। ट्रेस हिज फैमिली ट्री टू सी इफ ही इंक्लूड्स यू। ये दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक तरीका ये है कि जी वो उस बंदे तक जाए, या ये जो उस बंदे से ट्रेस करते हैं उसके फैमिली ट्री को ट्रेस करते हैं, और फिर आप देखेंगे उसमें आप शामिल हैं कि नहीं, तो फिर पता चलेगा कि आप जो है वो उसके घर का है या नहीं है। In general, backward reasoning is most applicable in situations when a goal or hypothesis can easily be generated. तो अगर अब हम ये देखना है कि बैकवर्ड कब यूज करनी है और फॉरवर्ड कब यूज करनी है। तो बैकवर्ड जो है वो उस वक्त ज्यादा जो है वो सूटेबल होगी कि अगर आपको गोल इजीली, मैथमेटिक्स में आमतौर पर इस तरह से होता है, मेडिसिन में इस तरह से होता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप पहले गोल सेट कर लेते हैं, फिर उसके उसके प्रूफ ढूंढते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मेडिसिन में उसको कितना कम करते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि ये कोविड की जो है वैक्सीन बन रही है। अच्छा, अब ये उन्होंने वैक्सीन बना ली है, यानी कि गोल अचीव कर लिया हुआ है। अब वो ये देख रहे हैं कि क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है। मसला उसका ये है कि उसका उसका जो उसका उसका गोल है वो ये है कि उसने कोविड के लिए इम्यूनिटी करनी है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी है, या कोविड का जो है उसके वायरस को ग्रो करने से, उसको इफेक्टिव होने से रोकना है उसको। तो वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, दिस इज द गोल, दिस इज आवर गोल। ये हमने अचीव कर लिया हुआ है। अब हमने हमने ये साबित करना है कि क्या ये गोल जो है ये ठीक है, ये इफेक्टिव है कि नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, पहले उसको डेवलप करने के बाद फिर लोगों को लगा के चेक करें कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। तो ये इस तरह से हमने पहले पहले हमने अपना एक गोल सेट किया, हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप किया है, और फिर उसको जो है फिर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको जब प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गोल जो है ये ठीक है, ये गोल इसको अचीव जो है वो किया जा सकता है। मैथमेटिक्स में जिस तरह से होता है उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एस्ट्रोनॉमी है, तो एस्ट्रोनॉमी में जो है एस्ट्रोफिजिक्स जो है ना वो उसमें इसको यूज करते हैं। तो एक आपको हबल टेलीस्कोप का पता होगा कि हबल एक टेलीस्कोप है। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये जो टेलीस्कोप हबल क्या करती है कि ये दूर दराज जो सितारे हैं वहां से आने वाली जो रेज है उसको कैप्चर करती है, और वो सिग्नल्स होते हैं, वो बेसिकली डिफरेंट सिग्नल्स हैं। उन सिग्नल्स को ये क्या करते हैं, जो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से एक डिश एंटीना होता है, तो वो यही काम करते हैं। तो वो सिग्नल्स को कैप्चर करता है, तो उसको करंट में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है। तो अब जब ये सिग्नल हमारे पास आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि ये जो सिग्नल है ना ये किसी स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर उसको हम प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली उसको प्रूव करते हैं कि हाँ जी ये वाकई कोई स्टार है या नहीं। तो अगर तो वो प्रूफ हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी हमने अचीव कर लिया गोल, अदरवाइज फिर हम कोई और तरीका जो है वो यूज करते हैं। तो ये होती है बैकवर्ड चेनिंग। दोनों दोनों एग्जाम्पल्स में हमने बैकवर्ड चेनिंग जो है वो यूज की है, फॉरवर्ड चेनिंग हमने यूज नहीं की। ठीक है। और यहाँ पे ये जो आखिरी पॉइंट है, for example, doctor asking for vital signs information, vital sign information in order to prove or disprove a hypothesis। ये भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया वो करती है। Forward reasoning is useful when most of the data is given in the problem statement, but where the goal is unknown or where there are large number of possible goals। तो इसमें फॉरवर्ड रीजनिंग में तो होना चाहिए कि आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकिन आपको गोल नहीं पता होगा, ना ही आप गोल जो है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं इसीलिए। और यहाँ फिर ये हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल गोल हो, और आपको पता होना हो कि इनमें से कौन सा गोल जो है वो आपके प्रॉब्लम का जो है हो सकता है। तो फिर जो है फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड चेन जो है इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। अभी दो स्नैरियोज हैं, दोनों स्नैरियोज में जो है वो हमने दो डिफरेंट अप्रोचेज में वो हमने हमने देखी है कि बैकवर्ड उसका यूज करेंगे अगर आप इजीली गोल हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और फॉरवर्ड उसका यूज करेंगे अगर आपको गोल या जो पॉसिबल गोल्स स्टेट है उसका नहीं पता है आपको, लेकिन आपके पास जो है वो नॉलेज काफी है, और आपके पास डाटा है, उस डाटा की मदद से आप जो है वो गोल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। तो जो है वो आप इसको
पावर को यूज करें। For example, a system which analyzes geological data in order to determine which minerals are present fall into this category. तो अक्सर ऐसे होता है कि ये जो जब जियोलॉजिकल सर्वे करके ये देखते हैं तो उसमें ये होता है कि हम आपने एक सैंपल लिया है, एक मतलब कहीं से आपने कोई सैंपल लिया है। अब आपको देखने के इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स जो है वो मौजूद है, लेकिन आपको पहले नहीं पता होता कि इसमें मिनरल क्या है। तो जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद आप बताते हैं कि हो सकता है इसमें गोल्ड है, हो सकता है इसमें कॉपर है, और इसके अलावा जो है कोई और मिनरल है उसका भी आप बता सकते हैं तो कौन कौन सी मिनरल जो है उसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो लेकिन इसमें ये इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है कि आप कहीं से भी आप देखें, आप कहेंगे कि सिर्फ ये जमीन के अंदर जो है वो गोल्ड है। तो अगर आप उसको ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकते जब तक कि आप उस सैंपल का एनालिसिस नहीं कर लें, उस वक्त तक जो है ये आप नहीं कह सकते। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करने लगे, which is the reasoning with uncertainty। कि आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, और या नॉलेज इनकम्प्लीट है, या फिर ये कि अनरिलायबल है। ये दोनों सिचुएशन जो है हो सकती हैं। तो जो स्टैंडर्ड लॉजिक होती है, अलाउ अस टू इन्फर द इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एंड नोज दैट वी हैव। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड लॉजिक की ये है कि आपके पास जो है कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लें उसके पहले जो नॉलेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट जो है वो आप नहीं कर सकते आपसे। Such is useful in that it allows us to store and utilize information efficiently. However, such reasoning assumes that the knowledge is complete, correct and consistent। ये तीन चीजें जो है वो हैं। पहली चीज क्या है कि जो नॉलेज कंप्लीट है, करेक्ट है, और इसके अलावा क्या है कि ये कंसिस्टेंट है। ये जो है ये तीन चीजें जो है ये होनी चाहिए। तो नॉलेज जो है वो करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये इसकी एक knowledge added to such system never makes previous knowledge invalid। तो इसमें ये होता है कि नया नॉलेज ऐड करते हैं आप, तो जो प्रीवियस नॉलेज है वो इनवैलिड नहीं होता, बल्कि वो उसी को सपोर्ट कर रहा होता है। उससे उससे उसी से प्रीवियस नॉलेज है उसको कहते हैं कि नहीं ये जो है ये एग्जिस्ट ये नहीं करता। एवरी न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपली ऐड टू दी नॉलेज। तो वो जो भी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपकी नॉलेज बेस में इजाफा होगी, वो आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी। वो ये नहीं कहती कि आप ये जो है ना इसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट करना। इसको हम कहते हैं मोनोटोनिक रीजनिंग। ठीक है, जिसमें कि आप क्या करते हैं कि जो जो पहले से नॉलेज आपके को मौजूद है उसको उसको इनवैलिडेट आप इनवैलिड इनवैलिडेट, और जो भी नया नॉलेज आप ऐड करते हैं वो एक्चुअली जो प्रीवियस नॉलेज है उसको सपोर्ट कर रहा था। तो उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक रीजनिंग। मोनोटोनिक रीजनिंग तो उसमें क्या है कि जो बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्स जैसे उसमें आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और कंसिस्टेंसी जो है वो हम चूंकि व्यू करते हैं कि ये करेक्ट है, कंसिस्टेंट है, तो इसलिए उसको जो है सिर्फ हमने ये देखना होता है कि हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है क्या हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम उसको उस नॉलेज को हम यूज नहीं करते। अम, इसके इसके इसकी जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है कि इफ नॉलेज इज इनकम्प्लीट और चेंजिंग, तो फिर क्या है कि फिर वी नीड एन अल्टरनेटिव रीजनिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर दो चीजें कि नॉलेज आपका जो इनकम्प्लीट है ये चेंज हो रहा है। तो इनकम्प्लीट का मतलब है ये नहीं है कि आपकी उसमें कुछ ये पॉसिबल नहीं होता हमारे पास। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं, तो आप पीछे आपको नहीं पता होगा कि आपके पीछे कौन गुजर रहा है या पीछे कौन आ रहा है, अनलेस कि आप मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन आप मुड़ के नहीं देख रहे हैं
तो आपको नहीं पता होगा कि पीछे आपके कौन है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है ना वो उसको उस नॉलेज को एक्वायर कर सके। तो या फिर ये कि नॉलेज चेंज हो रहा है, अभी नॉलेज जो है वो कुछ है, थोड़ी देर के बाद फिर उसमें नई चीज आ जाती है और आपको उसको जो है वो कॉम्परेट करना होता है। तो इसमें जो है वो हमारे पास ओवर टाइम जो जो है वो develop की है, जिसकी वजह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक उसमें ये है कि नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग ये होगी कि जो नए फैक्ट्स ऐड होते हैं वो पुराने फैक्ट्स को इनवैलिडेट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक अभी बिल्कुल एक नया फैक्ट ऐड हुआ है और उसने जो पुराना जो फैक्ट है उसको उसने उसको रिप्लेस कर दिया उसने। तो अब हम सिर्फ जो है वो जो नया नॉलेज ऐड होगा हम सिर्फ उसी को यूज करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को हम यूज जो है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होती है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। probability आपने स्टैट पढ़ी हुई है उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। मैं वैसे आपको थोड़ा तो ये जीरो का मतलब होता है कि इट्स हाईली अनलाइकली ये इवेंट जो है वो नहीं हो सकता। और जो है वन का मतलब होता है कि हाईली ये इवेंट जो है वो हो सकता है। ये दोनों चीजें जो है वो हो सकती है। बाकी जो इसके दरम्यान में वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में प्रोबेबिलिटी के, जैसे आप जीरो से वन की तरफ जाएंगे तो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसके हैपनिंग के चांसेस है वो इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर आप वन से जीरो की तरफ आएंगे तो इसका मतलब है कि उसकी उस इवेंट की हैपनिंग के चांसेस जो है तो वो कम होते होते रहते हैं। इसकी एग्जांपल स्टैंडर्ड जो दी जाती है कि जैसे आप पॉइंट फ्लिप करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि हेडिंग एंड टेल आने के चांसेस जो है 50-50% होते हैं। 50% होते हैं या दोनों की जो प्रॉबिलिटी है वो 0.5 होती है। तो अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो वो दोनों को ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.5 तो वन के इक्वल होगा। तो ये अगर दो इवेंट्स हैं तो उसमें इस तरह से है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आप ऐड कर दें तो ऑलवेज वन होगी। जैसे अगर आप वो एक डाइस लेते हैं, डाइस में जो सिक्स फेसेस होते हैं उसके जो ये आप लूडो वगैरह में डाइस यूज करते हैं उसके सिक्स फेसेस होते हैं। तो अगर बिल्कुल वो फेयर डाइस है तो उसमें ये होगा कि हर फेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। तो अगर आप इस तरह से 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हर फेज की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे ये भी वन के इक्वल जो होंगे। अदरवाइज इस तरह से होगा कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा भी है तो जब आप सारे फेसेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज करोगे। फर्स्ट करेंगे फाइन है वो फेयर नहीं है, यानी कि वो 70% टाइम जो है वो हेड देता है और 30% टाइम जो है वो टेल देता है। तो इसका मतलब ये है कि 0.7 जो है वो हेड की प्रोबेबिलिटी है और 0.3 जो है वो टेल की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब जब भी आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन जो है वो वन ही है। तो हम ये प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इस तरह से यूज करते हैं कि हम इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को देखते हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो ज्यादा अनलाइकली है, कौन सा ज्यादा लाइकली है। इसी तरह से रीजनिंग में सर्टेनिटी जो केस है हम बेसिकली केस हम लेते हैं, केस के साथ जो हम दे सकते हैं कि एक सर्टेनिटी फैक्टर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो वो एक्चुअली ये बताता है कि ये केस जो है इसके हैपनिंग के चांसेस जो हैं कितने कितने परसेंट इसके जो है चांसेस हैं। और फिर फजी फजी रीजनिंग है। फजी लॉजिक है, फजी रीजनिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है कॉन्सेप्ट है। एक्सपर्ट सिस्टम में जो है बहुत फजी रीजनिंग एक्चुअली करता है कि इट्स ये बताता है कि डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस इसको हम कहते हैं। बिलोंगिंगनेस आप उसको कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी सेट थ्योरी होती है, जो क्लासिकल सेट थ्योरी है, तो उसमें हम एक सेट लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ये जो ये ए है या बी है या सी है ये सेट का मेंबर है। तो इसमें से दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या ए जो है वो सेट का मेंबर है या फिर नहीं है, बी जो है सेट का मेंबर है या नहीं है, इसी तरह सी जो है वो सेट का मेंबर है या नहीं है। तो ये इस तरह से होता है कि हम जो है ना वो हम इसके साथ एक डिग्री बताते हैं। हम ये कह देते हैं ए जो है ना 70% या 0.7 जो है वो इस सेट में
बी जो है वो 6.6 इसमें है, और सी जो है 0.5 है। तो इस तरह से हम हर एक के साथ जो है ना हम उसको एक उसकी डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो बताते हैं। तो इस तरह से इवेंट्स होते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जिस तरह से भी हमने देखा था कि अगर हम देखें तो हेड को देखें, अगर फेयर कॉइन है तो उसमें 50% चांसेस होंगे हेड के और 50% चांसेस होंगे टेल के। तो इसका मतलब ये है कि 50% चांसेस हेड के आने के हैं और 50% हेड के ना आने के हैं। यानी कि दिस इज नॉट हेड, ये हेड नहीं है। तो ये एक्चुअली जो फर्जी है वो इस तरह से जो है वो काम करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क भी हुआ हुआ है। और ये आप भी कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम जो है खासतौर पे जो आप ये कह लेंगे गाड़ियों में, और अगर आपने कभी कोई वॉशिंग मशीन देखी हो तो उसके ऊपर भी लिखा होता है फर्जी लॉजिक इसके अंदर है, वो यूज़ की हुई है। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी एक्सटेंसिवली जो है ये यूज़ हो रही है। तो यहाँ तक काफ़ी आज मेरे ख्याल में कि आज इसको यहीं तक जो है वो रहने देते हैं। बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर हम कल जो है वो देख लेंगे।